नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। एक बार फिर से जिक्र करते हैं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का, जो इन दिनों एक के बाद एक मुसीबतों में घिरते जा रहे हैं। होली के पहले सबसे पहले मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी हुई, उनको कस्टडी में रखा गया। कस्टडी में रखने के बाद एक बार फिर से उनकी पेशी हुई तो उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इतना ही नहीं, जब जमानत याचिका पर सुनवाई हुई तो जमानत याचिका को भी टाल दिया गया। आपको बता दें कि अब 21 मार्च को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिलनी चाहिए या नहीं। दोनों पक्षों की दलीलों को सुना जाएगा। वहीं होली से एक दिन पहले ही तिहाड़ के जेल में ईडी पूछताछ करने आती है मनीष सिसोदिया से। 8 घंटे तक लंबी पूछताछ के बाद ईडी भी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेती है। यानी कि एक बार जहां सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, वहीं ईडी का ये बड़ा एक्शन ये सब कुछ दिखाता है कि इन केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके बिना पर मनीष सिसोदिया लगातार इनके शिकंजे में आते जा रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया पर लगातार दोनों जांच एजेंसियां बार बार आरोप लगा रही हैं कि सिसोदिया जांच में ठीक तरीके से सहयोग नहीं दे रहे हैं। उनके साथ पूछताछ की जाती है तो वो टालमटोल करते हैं, वो बयानों से खेलते हैं, वो सवालों का ठीक तरीके से जवाब नहीं देते हैं और साथ ही वो इन सभी प्रक्रियाओं को, इन सभी पूछताछ को और इस पूरे केस को ही हल्के में ले रहे हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया का इस पर क्या कहना है वो भी सामने आ जाएगा कुछ ही देर में। और आपको ये भी बता दें कि जल्द ही मनीष सिसोदिया को कस्टडी में भी रखा जाएगा। फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है और तिहाड़ जेल में बंद होने के साथ ही उन पर कई तरीके की आलोचनाएं भी हो रही हैं। यहाँ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लगातार मनीष सिसोदिया पर तो शिकंजा कस ही रही है और साथ ही अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साध रही है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ईडी ने भी मनीष सिसोदिया के साथ साथ अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह का नाम लिया है। यानी कि आगे आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की कुर्सी तो खतरे में है ही, बल्कि संजय सिंह पर भी खतरा मंडरा रहा है। देखना होगा कि मनीष सिसोदिया के साथ इन लोगों पर कैसी कार्रवाई होती है। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट में क्या कुछ दलीलें रखी गई ईडी की ओर से। ईडी का कहना है कि उन्हें 10 दिन की रिमांड चाहिए क्योंकि उनसे पूछताछ की जानी बाकी है। उनसे कुछ और गवाहों को सामने बैठा करके पूछताछ करनी है, क्योंकि अभी तक मनीष सिसोदिया हल्के में सबको इस पूरे केस को ले रहे हैं, वो ठीक तरीके से बयान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में बहुत मुश्किल हो चुका है केंद्रीय जांच एजेंसियों को मनीष सिसोदिया से ठीक तरीके से पूछताछ करना, उनसे सही जवाब निकलवाना। ऐसे में अब ईडी ने भी समय मांगा है। अब सवाल ये उठता है कि ईडी के आने से इस पूरे मामले में नया क्या होगा। ईडी के आने से अब इस पूरे मामले में ये सब जाना जाएगा कि आखिर पैसों की लेन देन कहाँ हुई है। साथ ही ईडी अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर सकती है। हालांकि पहले भी ईडी ने सिसोदिया की निवास स्थान, उनके ऑफिस पर छापेमारी की है, लेकिन अब एक और ढंग से मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अब 21 मार्च को जब जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी और उसमें सबूतों को रखा जाएगा तो ये साबित हो जाएगा कि मनीष सिसोदिया पर लगाए गए आरोप कितने सही हैं और कितने गलत। अभी सीबीआई के आरोपों पर ही कार्रवाई की जा रही थी। सीबीआई जिस तरीके से छानबीन कर रही थी केवल वहीं तक मामला सीमित था, मगर अब ईडी के शिकंजे में आने के बाद न केवल मनीष सिसोदिया बल्कि अरविंद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार कहीं ना कहीं से लटकती हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्या कहा अपनी दलील में ईडी ने, वो भी काफ़ी अहम रखता है। ईडी ने जज को बताया कि मनीष सिसोदिया के ही कहने पर इस पूरे घोटाले की रूपरेखा तैयार की गई। ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन के कारण मनीष सिसोदिया ने पूरी नीति बनाई, जिसमें शराब नीति की जहां बात की जा रही है कि इसमें 12% प्रॉफिट मार्जिन लिया गया, जबकि 6% ही प्रॉफिट लिया जा सकता है। फिलहाल इसमें जज ने भी काफ़ी सवाल दागे ईडी के ऊपर।
अब देखना ये होगा कि ईडी की कस्टडी में मनीष सिसोदिया किस तरीके से सवालों के जवाब दे पाते हैं या फिर नहीं। और यहाँ पर ईडी ने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि उनके पास कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जिससे ये पता चल सकता है कि ये जो पूरी रूपरेखा तैयार की गई थी इसमें सर्वा मनीष सिसोदिया शामिल थे। और न केवल मनीष सिसोदिया इसमें शामिल थे बल्कि अरविंद केजरीवाल को भी इन सभी घोटाले के बारे में पूरी जानकारी थी। ऐसे में जहां एक और मनीष सिसोदिया पर जांच एजेंसियों ने अपना शिकंजा कसा हुआ है, अब वहीं दूसरी ओर ईडी और सीबीआई एक और तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी सबूत इकट्ठे कर सकती है। हालांकि इन दोनों ही जांच एजेंसियों का दावा है कि इनके पास बड़े सबूत हैं जिसके कारण वो इन दोनों पर ही शिकंजा कसने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा नीति में घोटाले की भी बात पहले सामने आई थी। शिक्षा नीति में घोटाले से तात्पर्य है सुकेश चंद्रशेखर के एक बयान से। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर एक महाठग है जिसने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इन तीनों के साथ ही अच्छे रिश्ते होने की बात कही थी और ये भी बताया था कि ये शिक्षा नीति में कितना बड़ा घोटाला किया गया है। करोड़ों के मुनाफे के लिए लैपटॉप, टैबलेट की खरीद फरोख्त में काफ़ी ज़्यादा घोटालेबाजी की गई। ज़्यादा मुनाफे के लिए सुकेश चंद्रशेखर के बजाय किसी और को टेंडर दे दिया गया और इस बात को खुद सुकेश चंद्रशेखर कबूल करता है कि इन लोगों के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे, बार बार वो मुलाकात होती थी। अगर सीबीआई इस तरीके से भी जांच करती है तो अब देखना होगा कि आगे आने वाले समय में सुकेश चंद्रशेखर का ये दावा कितनी हद तक सच साबित होता है। फिलहाल काफ़ी दिलचस्प है 21 मार्च की सुनवाई, क्योंकि 21 मार्च की सुनवाई में तमाम जितने भी सबूत हैं वो रख लिए जाएंगे। क्योंकि साफ तौर पर यहाँ ईडी का कहना था कि अगर मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी गई तो ऐसे में उनसे पूछताछ करनी और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। पहले ही मनीष सिसोदिया एक राजनीतिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, पहले ही मनीष सिसोदिया गवाहों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अगर वो जेल से बाहर निकलते हैं तो ऐसे में उनके खिलाफ जो भी सबूत इकट्ठे करने हैं वो सबूत इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। 13,000 पन्नों की आरोप पत्र तैयार किया गया है मनीष सिसोदिया के खिलाफ और इन आरोप पत्रों में उन सभी गवाहों के बयान शामिल है जिसने मनीष के खिलाफ बड़ी बड़ी गवाही दी है। यही नहीं, गवाहों के साथ मनीष सिसोदिया की जब पूछताछ की गई, जब आमने सामने बैठा करके उनसे पूछताछ की गई तो मनीष सिसोदिया मुस्कुराते हुए भी नजर आए। ऐसे में जांच एजेंसियां काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं, मनीष के साथ वो लगातार पूछताछ कर रही हैं और कहीं भी ढील देने की कोशिश नहीं की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि तिहाड़ के जेल नंबर 1 में रखने पर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद है। विवाद इसलिए है क्योंकि तिहाड़ के जेल नंबर 1 में काफ़ी खूंखार अपराधी को रखा जाता है। आपको बता दें कि तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर सत्येंद्र जैन भी हैं। सत्येंद्र जैन तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है जहां मनीष सिसोदिया को रखा गया है, लेकिन मनीष सिसोदिया को ऐसी जगह पर रखा गया है जहां बड़े बड़े अपराधी मौजूद रहते हैं। ऐसे में मनोज तिवारी सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल की ओर से भी बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा था और वो भी इस बात को लेकर के कि मनीष सिसोदिया की जान लेने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सवाल ये उठता है कि इतनी बड़े जेल में आखिर एक घोटाले के आरोपी को एक संगीन जुर्म के आरोपियों के साथ क्यों रखा जा रहा है। फिलहाल इस बात से ज़्यादा वाजिब सवाल ये है कि अब आने वाले दिनों में ईडी किस तरीके से मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसती है और काफ़ी दिलचस्प होगा ये देखना कि ईडी के पास कौन कौन से सबूत हैं। हालांकि ये साफ हो चुका है कि सीबीआई और ईडी के पास ऐसे तथ्य हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि इस पूरे मामले में यानी कि शराब नीति के घोटाले में मनीष सिसोदिया का हाथ है। कहीं ना कहीं से मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले में अब फंस चुके हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया के ऊपर केस चल रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर क्या केस चलेगा? क्या अरविंद केजरीवाल की कुर्सी जाएगी? क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए? और दिल्ली में जैसे ही मंत्रालयों को बांट दिया गया है, यानी कि आतिशी मलेरना और सौरभ भारद्वाज को कमान सौंप दी गई है मंत्रालयों की और मंत्रालय अब उनके हाथ में है, वो दिल्ली की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में क्या किसी
नए मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी सामने ला सकती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।